हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग 1857 का विद्रोह के बारे में डिस्क्रिप्टिव चर्चा करेंगे इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से। ताइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। कहता है 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेशों की शुरुआत की। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अधिकतम आर्थिक व व्यापारिक लाभ कमाना था, जो बाद में चलकर जो है भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का जो है आयातक बनाने तक जो है केंद्रित कर दिया गया। वहीं जहां एक तरफ भारत का तेजी से विऔद्योगीकरण हुआ, दूसरी तरफ भारतीय समुदाय का कृषि पर निर्भरता जो है पहले से और अधिक बढ़ते चला गया। दूसरी तरफ भारी भरकम कर, जमींदारों का अत्याचार, अंग्रेजों की भू नीतियों के कारण किसान समुदायों के न्यूनतम स्थिति में पहुंच जाना, कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया जाना, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया जाने लगा। कृषि के व्यापारिक से खाद्यान्न में कमी आई। वाणिज्यीकरण करने से क्या हो गया? खाद्यान्न में कमी आ गई, जिसके चलते जो है अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ा, जो 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैला। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन बाद में चलकर जो है इसका रूप बदल गया और यह जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह बन गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो कारण था उसमें राजनीतिक कारण क्या था। कहता है 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रमुख था। अब ये वेलेजली का सहायक संधि क्या है? इसके अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना को रखना पड़ता था। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की जो अपनी स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो गई और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या है? राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? इसके द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब किसी भी पुत्र को गोद लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैध अधिकारी नहीं होने के स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा मिलाए गए जो राज्य है उसका क्रमवार इस तरह से है, ये एग्जाम में पूछता भी है। सतारा 1848 में मिलाया गया, जैतपुर संबलपुर 1849 में मिलाया गया, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में, अवध 1856 में। ये बहुत भी आई है, इस पर क्वेश्चन पूछता भी है, कौन पहले मिलाया गया, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। ठीक है, तो इसको क्रमवार भी याद रखिएगा। ठीक है। रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा नाना साहब को कहा जाता है कि पेंशन रोके जाने का भी विषय असंतोष का कारण बना। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? 1855 में करौली को भी अपनी हड़प नीति के तहत जो है मिला लिया था, लेकिन किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, जिसके चलते जो है करौली को फिर से क्या करना पड़ा? वापस करना पड़ा। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ लागू नहीं हो रही थी। इसके लिए अवध के जो रेजिमेंट स्लीमेन से रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन उन्होंने जो है इस रिपोर्ट को देने से इनकार कर दिया गया। बाद में जो है क्या हो गया, आउटरम को वहाँ का रेजिमेंट बनाया गया और उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट को जो है दिया और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है 1856 में अवध को क्या किया गया, मिला लिया गया। विलियम के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट जो है बनाया गया था। तो ये तो राजनीतिक कारण थे। अब आइए प्रशासनिक कारण देखते हैं। कहता है अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया तथा उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को रखने लगा। अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु योग्य नहीं मानते थे। वो कहते थे कि भारतीय उच्च सेवाओं के लिए अयोग्य हैं।
इन सब बातों से दुखी होकर भारतीयों में आक्रोश का भाव पैदा होने लगा, जो 1857 की क्रांति का एक कारण बना। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में वो अपने आप को भारतीयों से उच्च और श्रेष्ठ मानते थे, श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी भी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण, दीर्घावधिक व खर्चीली थी। अतः भारतीय इससे असंतुष्ट थे, जो 1857 की क्रांति का एक कारण बना, जन आक्रोश का एक कारण बना। डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर दी। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं, सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। इन सब को लेकर भी जो है मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया था। प्रशासन संबंधी कारणों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाइयत की धर्मांतरण पद्धति का प्रचार हुआ, जिससे आम जनों में जो है विद्रोह की भावना और ज़्यादा बढ़ गई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण हम देखें, आइए सामाजिक कारण देखते हैं। सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से पारस्परिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना, इसमें समाज का रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो गया। इसमें क्या हो गया कि जितने भी भारतीय इंडियन जो ट्रेडिशनल जो कल्चर्स थे उसको चेंज करने लगा। तो जितने भी यहाँ इस समाज के जो रूढ़िवादी लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गए। 1850 में आए धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। 1850 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा क्या हुआ, ईसाई धर्म को जो भी लोग मानते थे उनको पैतृक संपत्ति में, पिता के संपत्ति में अधिकार दिया जाने लगा, हिस्सा दिया जाने लगा, जिससे जो हिंदू समाज में असंतोष की भावना पैदा होने लगी। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया, जिसके चलते बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों और अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया। साथ ही अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव की नीतियों ने भी विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया। 1856 में डलहौजी के समय प्रसूत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। इसके पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा व नरबलि प्रथा पर लगाई गई रोक के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त हो गए। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया, जिसके चलते जो परंपरागत शिक्षा समर्थक थे वो विद्रोह के समय अंग्रेजों का विरोध करने लगे। अब आइए आर्थिक कारण को देखते हैं। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों यथा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया। व्यापारिक कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र में रखा। कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी, हस्तकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग के जो किसान की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय और शोचनीय हो गई। कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। सैन्यकरण, सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात लगभग 5:1 था। सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान था और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार पद तक पहुंच सकते थे और साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, यहाँ तक कि समुद्र पार भी अगर सैनिकों को जाना हो तो अंग्रेजी आदेश पर निर्भर होना पड़ता था। यह भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा अब सैनिकों को भी पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकारों के हनन जैसा था। जानकारी के लिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर क्या कर दिया, बांट दिया। तत्कालिक कारण आइए देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया।
इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अतः इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट किया जा रहा है। अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इस बात का खंडन कर दिया, लेकिन बाद में यह बात क्या हो गया, सही साबित हो गया कि गाय और सूअर की चर्बी वास्तव में जो है बुलूच शस्त्रागार में प्रयोग की जाती है। सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट करने तथा उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है। अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे, जो बलिया के रहने वाले थे, उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। उन्हें सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। कौन? मंगल पांडे। जिसके चलते जो है 8 अप्रैल 1857 को उनको सैन्य अदालत के निर्णय के बाद फांसी की सज़ा दे दी गई। और 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति मंगल पांडे हुए। एनसीईआरटी के बुक के अनुसार मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी की सजा दी गई है। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 20वीं एनआई और एलसी के बटालियन के सेना थे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में। इस समय मेरठ में जो सैन्य छावनी के अधिकारी थे वो जनरल हेविड थे। अब क्या हुआ, विद्रोह का विस्तार हुआ। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवा कर दिल्ली की ओर चल दिए। 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट व क्रांति का नेता घोषित कर दिया। दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व जो है बख्त खां के पास था। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से जो अधिकार सितंबर 1857 में हो गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें जॉन निकोलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों और पौत्र को यह वचन देकर कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से हुई थी और इसकी सूचना जो है जिन्नत महल ने दी थी। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ, जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ बेगम हजरत महल, जिनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में हुआ। कहाँ? लखनऊ में। उन्होंने अल्पायु पुत्र विरजीश कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा अपना प्रशासन स्थापित किया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। अंत में कैंपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तात्या तोपे के नेतृत्व में चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया और हेवलॉक मारा गया। कालांतर में कर्नल नील भी लखनऊ में मारा गया। कानपुर, 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, जिनको धोंदू पंत भी कहा जाता है, विद्रोह का वो नेतृत्व कर रहे थे। इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की, जिनका असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। आइए झांसी के बारे में जानते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जन्म वाराणसी,
मृत्यु ग्वालियर के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। झांसी में हीरोज की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे झांसी की रानी से जाकर मिले। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हो गई। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला। अपने गुरिल्ला युद्धों के द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, एक नया टेक्निक दिया, एक नया तरीका दिया। किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मानसिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 1859 में ग्वालियर में जो है उनको फांसी दे दी गई। बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यह विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया। कैंपवेल ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में विद्रोह हुआ, जिसका कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। अंत में जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बनारस सामान्य जनता का विद्रोह कर्नल नील द्वारा दमन हुआ। यहाँ बच्चों और स्त्रियों को भी मृत्युदंड दे दिया गया था। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, अपने आप को नवाब घोषित किया। कैंपवेल यहाँ के विद्रोह को भी दबा दिया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दी गई। राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जय दयाल और हरदयाल ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। असम में विरोध की शुरुआत मनीराम दत्त ने की और अंतिम राजा के पोते कंदर्पेश्वर सिंघा को राजा घोषित कर दिया गया। मनीराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र साई विद्रोहियों के नेता बने। 1862 में सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें देश से निकाल दिया गया। तो 1857 के विद्रोह को अगर हम एक नज़र में देखना चाहे तो हम ऐसे समझ सकते हैं। दिल्ली प्रमुख केंद्र दिल्ली। पहला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर बख्त खां थे। ब्रिटिश दमनकर्ता जॉन निकोलस और हडसन थे। लखनऊ बेगम हजरत महल। दमनकर्ता जो थे हेनरी लॉरेंस कैम्पबेल। कानपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे नाना साहब तात्या टोपे। दमनकर्ता कैंपवेल। झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। दमनकर्ता जनरल हीरोज। जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह अमर सिंह। दमनकर्ता थे मेजर विलियम टेलर विंसेंट आयर। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। दमनकर्ता थे कैंपबेल। इलाहाबाद बनारस लियाकत अली। दमनकर्ता कर्नल नील। बरेली खान बहादुर खां। दमनकर्ता थे कैंपबेल। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई जिसे अहमदुल्ला ने लिखा था। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया है, क्योंकि वो इस समय भारत की यात्रा पर थे। बंगाल, पंजाब, राजपुताना, पाटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका। यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों की सहायता भी की। 1857 के विद्रोह में अवध में इस तरह जनता ने भाग लिया कि यह स्वतंत्रता संग्राम जैसा प्रतीत होने लगा। सती चौरा घाट की घटना क्या है? कानपुर में नाना साहब ने सती चौरा के पास अंग्रेजों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया, किंतु उन्हें धोखा से मारकर, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, अपने नाम पर कलंक लगा लिया। बाद में नाना साहब अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया। विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं को वीरगति मिली, किंतु नाना साहब और बेगम हजरत महल वहाँ से नेपाल चले गए। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नाना साहब बेगम हजरत महल कहाँ चले गए थे भागकर? नेपाल। विद्रोह की असफलता का कारण क्या रहा? कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे जमींदारों, शिक्षित लोगों का साथ न मिलना, विद्रोहियों का संगठित आधार मजबूत नहीं होना। भले कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले किंतु किसी ठोस योजना
पर अमल न कर सकना। सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे तो पंजाब, गोरखा और मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे। अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें योग्य नेतृत्व का न होना था। जॉन लॉरेंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेताओं की गुटबंदी व आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का कारण माना जा सकता है। विद्रोह का महत्व क्या? 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक है। इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता व राष्ट्रीयता की भक्ति के बीज पैदा हुई। विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह सफल रहा, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे। मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया, क्वेश्चन पूछा जाता है, तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल मंत्रणा समिति की स्थापना की गई। इस सदस्यों में 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और इस प्रकार संसद के प्रति वह उत्तरदायी होता था। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक, धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप, सबके लिए एक समान कानून सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकारों की रक्षा व रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के वायदे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए। अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में सौंप दिया गया। अब आइए 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के क्या मत है, थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था। L.E.R. रिज ने कहा है यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिजरौली ने कहा 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और यह न ही स्वतंत्रता संग्राम था। R.C. मजमुदार ने कहा यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। सीले ने कहा यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस ने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। T.R. होम्स ने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। V.D. सावरकर ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटट्रम व W. टेलर ने कहा। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें हम उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो है V.D. सावरकर द्वारा लिखा गया है। द पीजेंट एंड द राज एरिक थॉमस स्टॉक द्वारा लिखा गया है। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट अशोक मेहता द्वारा लिखा गया है। द सिपाइन म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजमुदार द्वारा लिखा गया है। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीस 1857 से 1859 शशि भूषण चौधरी द्वारा लिखा गया है। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया जॉन विलियम काय द्वारा लिखा गया है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स द्वारा लिखा गया है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखा गया है। द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस HP चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। 1857 SN सेन द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग 1857 से रिलेटेड जो है बहुत सारे उसको सविस्तार हम लोग जानने की कोशिश किए हैं, पढ़ने की कोशिश किए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये
समझ में आया होगा। इसको कोशिश कीजिएगा समझने का। थैंक यू।